हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस रिगार्डिंग जनरल साइंस। फॉरेस्टर का एग्जाम आ रहा है और भी जेकेएसएसबी के जो एग्जाम्स हैं वहां पे जो जनरल साइंस है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हम ऑलरेडी 4 to 5 लेक्चर्स इस पे जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। वो आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट में हमारे यूट्यूब चैनल की वहां पर मिल जाएंगे, आप वहां जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चंस रिगार्डिंग जनरल साइंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। अब नेशनल पार्क है, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये तो जीके का कंपोनेंट हो गया, ये जनरल साइंस में कैसे आ सकता है? जैसे मैंने आपको कहा कि फॉरेस्टर का एग्जाम आने वाला है एंड फॉरेस्टर इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, है ना? और वहां पर क्या है? वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, प्लांट्स हैं, उनकी कंजर्वेशन ही है, उन्हीं के लिए काम है। सो नेशनल पार्क भी किस चीज से जो है कंसर्न है? इट इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स। तो ये क्वेश्चन आप जीके के पोर्शन से देखें तो भी इंपॉर्टेंट है और जनरल साइंस में भी ये इंक्लूड होता है, ठीक है? तो यहां आपको बताना है कि दुनिया का इकलौता नेशनल पार्क जो कि फ्लोटिंग है, ठीक है, जो फ्लोट करता है, पानी पर है, वो कौन सा है? मणिपुर, कुआलालंपुर, बिलासपुर, दिसपुर। तो सबसे पहले तो इट इज ओनली इन इंडिया एंड इट इज इन मणिपुर, ठीक है? केबुल लमजाओ इसका नाम है, केबुल लमजाओ, एंड दैट इज इन द मणिपुर। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। बाकी नेशनल पार्क से रिलेटेड आपको जो भी डेटा है या फिर जो भी कंटेंट है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, मारूफ मैम ने आपके साथ डिस्कस किया है, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ मणिपुर नेशनल पार्क, ठीक है? चलिए, हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स? ठीक है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन, स्मॉल पॉक्स चेचक कहते हैं जिसे, ठीक है, उसकी वैक्सीनेशन किसने इन्वेंट की है आपको बताना है। सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर। सो द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन है उसे इन्वेंट किया था। साथ ही देख लेते हैं बाकी जो लिखे गए हैं इन्वेंटर यहां पर, उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो पेनिसिलिन जो वैक्सीन है वो इन्होंने इन्वेंट की थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लुइस पास्चर की बात करें तो जो प्रोसेस है पास्चराइजेशन, जिससे मिल्क को स्टरलाइज सॉर्ट ऑफ किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर उसे बॉईल किया जाता है एंड देन इमीडिएटली कूल डाउन किया जाता है ताकि उसमें जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाए। सो दैट प्रोसेस वाज इन्वेंटेड बाय लुइस पास्चर। और जब बात करें सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग की तो इन्होंने डिस्कवर किया है इंसुलिन को, जो एक हार्मोन है हमारी बॉडी से रिलीज होता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है, और इसकी डिफिशियंसी हो तो जो डायबिटीज है जो आजकल बहुत प्रेवलेंट है, नॉन कम्युनिकेबल फॉर्म ऑफ डिजीज, वो हो जाती है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, सो एक क्वेश्चन से आपको 4 और जो इन्वेंटर है, 3 और इन्वेंटर जो है उनकी भी इन्वेंशन के बारे में पता चल जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी सीड इज एसोसिएटेड विद। वेरी इजी क्वेश्चन, मोस्टली आप सब स्टूडेंट्स को इसका पता होगा, बट वही बात है कि जब हम कभी एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो इतने हम पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इजी क्वेश्चन को भी रॉन्ग मार्क कर देते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमेशा, अभी जो जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम हुआ है या सुपरवाइजर का भी एग्जाम हुआ है, आपने देखा होगा वहां पे इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इजी क्वेश्चन तो आप किसी भी हालत में गलत नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो आपका जो है ना लिस्ट में आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है? तो इजी क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। बीटी सीड किससे एसोसिएटेड है? राइस, व्हीट, कॉटन और ऑयल सीड। बीटी सीड की बात करें तो ये एक जीएम क्रॉप है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है? इसमें कुछ जीन जो है इंड्यूस किए गए थे जिससे जो क्रॉप बने उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आए, ठीक है? अब वो कौन सा सीड है, किस पर्टिकुलर प्लांट का सीड है? द करेक्ट आंसर इज कॉटन। और बीटी की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर बेसिलस thuringiensis, ठीक है? सो इट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया जिसका जो जीन है वो डाला गया था। इससे क्या है कि जब कभी भी कोई पेस्ट
कोई भी कीड़े लग जाते हैं ना क्रॉप्स को अक्सर, तो कॉटन के क्रॉप में जो एक मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड डेवलप किया गया, उसके अंदर पर्टिकुलर इस जो बैक्टीरिया है बेसिलस thuringiensis, इसका जीन डाला गया, ताकि जब भी कोई पेस्ट इस क्रॉप को खाने की कोशिश करे, ठीक है, जब भी कोई कीड़ा कोई भी कीटाणु इसको खाने की कोशिश करे तो उसके अंदर ये पर्टिकुलर जीन चला जाए, प्रोलिफरेट हो और जो पेस्ट है वो वहीं पर किल हो जाए और क्रॉप जो है वो बच जाए। ठीक है, तो क्रॉप को बनाता है ये पेस्ट रेजिस्टेंट, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, सो बीटी वाज रिलेटेड टू कॉटन। क्लियर है? बड़े आगे चलिए। इन कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट्स आर, कोरिएंडर हम सबके घर में है, सब यूज करते हैं, आपको बताना है उसका यूजफुल पार्ट क्या होता है। ठीक है, अब प्लांट है, जनरली हम सब जानते हैं कि उसमें फ्लावर्स भी हैं, स्टेम भी हैं, लीव्स भी हैं, सीड्स भी हैं, रूट्स भी हैं, और हर प्लांट का कुछ पोर्शन एडिबल होता है, कुछ पोर्शन होता है जो बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, अब जैसे आप कैरेट की बात करते हैं तो कैरेट इज अ रूट, है ना, रूट्स यूज होती है उसकी। तो आपको पूछा जा रहा है कि कोरिएंडर जो है, उस जो प्लांट है कोरिएंडर का, उसका कौन सा पोर्शन है जो यूज किया जाता है? क्या रूट्स और लीव्स, लीव्स और फ्लावर्स, लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड ड्राइड फ्रूट्स। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज, इसका यूज किया जाता है लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स। ठीक है, ड्राइड फ्रूट्स या ड्राइड सीड्स आप कह सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से जो कोरिएंडर है, धनिया है, उसे यूज किया जाता है। ग्रीन धनिया जो होता है उसके पत्ते यूज करते हैं और उसको सुखा के वो जो आप कहे ना ड्राइड फॉर्म में जो आता है, दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन एज अ स्पाइसेस। ठीक है, तो ड्राइड फ्रूट्स भी है और लीव्स भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर? हर्बल इंडियन डॉक्टर, जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि आंवला, नीम और तुलसी, ये तीनों ऐसे प्लांट हैं जिनके बहुत ज्यादा यूजेस हैं, है ना। आंवला के भी मल्टीपल यूजेस हैं और नीम के भी, तुलसी के भी। तो मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं कि वो तुलसी को लिख दे हर्बल इंडियन डॉक्टर, है ना, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना कि तुलसी हर एक घर में रखी जाती है और उसे अगर आप कल्चरली बोले तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हेल्थ के हिसाब से कहें तो तुलसी को वैसे भी बहुत कंसीडर किया जाता है कि वो हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होती है, बेनिफिशियल होती है। बट इसका जो करेक्ट आंसर है यहां पर, हर्बल इंडियन डॉक्टर किस प्लांट को कहा जाता है? वो कहा जाता है आंवला को। ठीक है, किसे कहा जाता है? आंवला को। क्यों कहा जाता है? मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इसमें विटामिन सी है, फिर ये है एक एंटीऑक्सीडेंट। हमारी बॉडी में ना बहुत से फ्री रेडिकल्स होते हैं, वही फ्री रेडिकल्स रीजन बनते हैं ऑन्कोलॉजी का, ऑन्कोजेनेसिस का। ऑन्को क्या होता है? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, हमारे जो आजकल कॉमनली बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कैंसर, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। और उन फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर से खत्म करने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, एंड आंवला इज एन इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, इसमें विटामिन ए भी होता है, ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। बैक्टीरियल मतलब आपको जो बैक्टीरियल इंफेक्शन है उससे बचाएगा। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब, इंफ्लेमेशन मतलब कहीं सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इंफ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, साथ ही ये सॉल्युबल फाइबर भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है। तो देखिए कितने ज्यादा इसके यूजेस हैं। दैट्स व्हाई आंवला इज कॉल्ड एज अ हर्बल इंडियन डॉक्टर। ठीक है, चलिए, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, इंसान के ब्लड का, खून का पीएच क्या होता है? पीएच हमने डिस्कस किया था कि वो डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो एसिडिक है या बेस है। अगर 7 से कम है पीएच तो दैट इज एसिडिक, 7 से ज्यादा है तो दैट इज बेसिक। ठीक है, और 7 है तो न्यूट्रल। जो ह्यूमन ब्लड है ना वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ठीक है, तो दैट इज अराउंड 7.4 जो है, दैट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। और जब कभी लाइक बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो या बहुत ज्यादा इंटेक ऑफ लिक्विड्स का हो जाए, डायूरेसिस हो जाए, इन सब कंडीशन में बॉडी के ब्लड का जो पीएच है वो ऑल्टर हो जाता है, और वो हानिकारक भी होता है, क्योंकि जो नॉर्मल है
बहुत ज्यादा एंटासिड्स ले लें, एसिडिटी होती है ना तो एंटासिड्स लेते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है एज एंटासिड, है ना। तो जब ज्यादा एंटासिड लिए जाते हैं तब भी ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है वो ऑल्टर हो जाता है, ठीक है। सो वॉमिटिंग पे, एंटासिड कंज्यूम करने पर, बहुत ज्यादा फ्लूइड्स का इंटेक कर लें तो ब्लड का पीएच ऑल्टर हो जाता है। नॉर्मली द पीएच ऑफ द ब्लड इज 7.4, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जो हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। हर एक ग्लैंड एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करता है और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। आपको यहां पूछ रहे हैं कि जितने भी ग्लैंड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उसमें से जो सबसे बड़ा है साइज वाइज वो कौन सा है, थायराइड, पैराथायराइड, एडर्नल, पिट्यूटरी। सो द करेक्ट आंसर इज थायराइड। ये नेक में पाया जाता है, गर्दन में थायराइड कार्टिलेज इसके अराउंड होता है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसका काम होता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म, ठीक। हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो हम फूड लेते हैं फिर वो मेटाबोलाइज होता है, एनर्जी जनरेट होती है, उस सब को जो रेगुलेट है वो थायरॉक्सिन करता है, ठीक है। तो जब कभी थायरॉक्सिन कम रिलीज हो या ज्यादा रिलीज हो तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन हो जाती है और उसका सबसे पहला इंपैक्ट यही पड़ता है, या तो बहुत ज्यादा वेट गेन होने लगता है या फिर वेट बहुत ज्यादा लॉस होने लगता है, ठीक है। क्योंकि जब ज्यादा रिलीज होगा तो बॉडी जो है ना वो बहुत फास्ट मेटाबोलाइज करेगी। तो आप खाना खा रहे हैं वो बड़ी जल्दी मेटाबोलाइज हो रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है फैट गेन नहीं हो रहा है, तो बॉडी जो है आप एक तरह से कहें वीक होने लगती है। और हाइपो की कंडीशन में जब थायरॉक्सिन कम रिलीज हो तब क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो हो जाता है, तो आप डाइट जितनी मर्जी कम ले स्टिल वेट गेन हो जाता है, ठीक है। बात करें पैराथायराइड की, तो पैराथायराइड थायराइड के बिहाइंड पाया जाता है, ये रिलीज करता है पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। थायराइड रिलीज करता है थायरॉक्सिन और पैराथायराइड रिलीज करता है, सिमिलर इसके नाम पर, जैसा ग्लैंड है वैसा ही उसके हार्मोन का नाम है पैराथायराइड। और इसका काम क्या होता है, बॉडी में जो कैल्शियम है ना उसके लेवल को मेंटेन करता है। अब आप बोलेंगे कि कैल्शियम की कमी से क्या होगा, कैल्शियम अगर कम हो रहा है बॉडी में तो हमारा जो नर्व्स का फंक्शन है ना, अगर आप बिल्कुल माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो हमारी जो नर्व्स काम करती है ना उसमें सोडियम, कैल्शियम, ये जो आयंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो बोन्स तो वीक होती ही हैं, साथ में नर्व्स जो हैं उनका जो एक तरह से कहे फंक्शनिंग है वो भी अफेक्ट होती है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस ये रिलीज होता है और बॉडी को स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है और स्ट्रेस को कोप अप करने में हेल्प करता है। पिट्यूटरी कहे तो ये भी मैंने डिस्कस किया था, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है और ये आपकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। कम होगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ज्यादा होगा तो जियांटिज्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हाइट और बहुत कम हाइट, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल। वेरी इजी, आराम से आप बता सकते हैं कौन सा मैमल सबसे बड़ा है, दैट इज व्हेल, ठीक है। आई डोंट थिंक इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज विच पार्ट बिकम्स द मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ एलिफेंट। जो एलिफेंट में टस्क पाए जाते हैं, वो कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, तो वो जो उसके दिखाने वाले दांत हैं वो कौन से हैं, कौन से मॉडिफाई होते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर, सेकेंड इंसाइजर और मोलर, ठीक है। ब्रॉडली जो है दांत वो सबसे पहले आते हैं इंसाइजर, देन कैनाइन एंड देन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। ब्रॉडली 4 टाइप्स के जो है टीथ जो हैं वो होते हैं, ठीक है। इंसाइजर जो होते हैं वो फ्रंट वाले दांत होते हैं एंड कैनाइन इज दैट टूथ जो आपने डॉग्स में भी देखा होगा जो बाइटिंग के लिए यूज होता है ना, जो कटिंग के लिए यूज होता है, जो अक्सर डॉग्स में बहुत शार्प एजेस वाला होता है, दैट इज कैनाइन। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि कैनाइन जो है वो शार्प एज है एंड एलिफेंट में भी जो टस्क होते हैं वो बहुत बाहर की तरफ और पॉइंटेड सॉर्ट ऑफ होते हैं, तो वो कैनाइन हो, बट नहीं, कैनाइन इज नॉट अ करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज सेकेंड इंसाइजर, ठीक है। सो जो टस्क हैं वो एलिफेंट के कौन से दांतों से मॉडिफाई हुए हैं, वो मॉडिफाइड हुए हैं सेकेंड इंसाइजर से, ठीक है। चलिए
ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ, मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी एमसीक्यूज में लाऊं वो मिक्स्ड हो, उसमें बायो का भी पोर्शन हो, उसमें फिजिक्स के भी कुछ हो, उसमें केमिस्ट्री के भी कुछ हो, ताकि एक वीडियो लेक्चर में होलिस्टिकली आपके तीनों जो टॉपिक्स हैं, तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो टच हो जाएं। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो कौन से फिनोमिना पे बेस्ड हैं, इंटरफेरेंस, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इस फिनोमिना को आई विल नॉट डिस्कस अगेन, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर्स का जो फिनोमिना है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब एक ही मीडियम में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। Nowadays, yellow lamps are frequently used as street lights. Which of the following gases is used in these lamp? Street light आपने देखी होगी, although अब तो ये एक तरह से कहें रिप्लेस कर दी गई है एलईडी लाइट से, बट स्टिल स्ट्रीट लाइट्स में कहीं कहीं जो येलो लैंप्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, वहां आपको बताना है कि कौन सी गैस जो है प्रिडोमिनेंटली यूज की जाती है। द करेक्ट आंसर इज सोडियम। सोडियम जो है एट एक्साइटेड स्टेट ये यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, साथ ही वहां पे और भी गैसेस होती है, नियॉन और आर्गन गैस भी होती है, बट पहले क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, तो नियॉन और आर्गन लाइट जो है वो लाइट अप हो जाते हैं, वो रेड कलर में लाइट अप हो जाते हैं, वो हीटेड होते हैं, हीट ट्रांसफर होती है सोडियम में, और सोडियम जो है फर्दर एक्साइटेड होता है, और सोडियम रिलीज द येलो लाइट। जो येलो लाइट पर्टिकुलरली स्ट्रीट लैंप्स में दिखाई देती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ सोडियम। गैसेस वहां पे नियॉन भी होती है, आर्गन भी पाई जाती है, बट येलो कलर इज बिकॉज ऑफ सोडियम। ठीक है, क्योंकि जो वो जो स्कैटर करती है लाइट को, वो बेसिकली इन द येलो की वेवलेंथ में स्कैटर करती है। ठीक है, लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस जो हम अपने आई के डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए पहनते हैं, स्पेक्टेकल्स में हमारे यूज किए जाते हैं, स्पेक्सेस में हमारे यूज होते हैं, कनकेव कन्वेक्स लेंसेज जो यूज होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं? पायरेक्स, फ्लिंट, ऑर्डिनरी, कोबाल्ट। सो फ्लिंट ग्लास के बने होते हैं वो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये ड्यूरेबल होता है, और दिस इज वेरी रिफ्रैक्टिव, इसका जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, हाई रिफ्रैक्शन होती है इसकी। दैट्स वाई फ्लिंट ग्लास जो है वो यूज किया जाता है इन द मेकिंग ऑफ लेंसेस। ठीक है, और जो लेड से बने होते हैं ना, लेड भी यूज किया जाता है, लेड हेल्प करता है यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने पे। अब जो मॉडिफाइड लेंस आ रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, वो आपको, अगर आप बहुत देर तक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के आगे काम कर रहे हैं, तो वो आपकी आईज को प्रोटेक्ट करके रखता है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स उसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर फर्दर प्रोटेक्शन। ठीक है, जिस तरह से लेड जो है ऐड किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज। द एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, वल्कनाइजेशन एक्चुअल में क्या है? वल्कनाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो रबर की क्वालिटी को बढ़ाता है। ठीक है, रबर की प्रॉपर्टीज जो हैं, उसकी आप स्ट्रेंथ बोले, उसकी आप फ्लेक्सिबिलिटी बोले, उसे बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जब उसमें हम कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड ऑन करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के साथ रबर की क्रॉस लिंकेज होती है, उसी प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सबको इंक्रीज करने के लिए आपको बताना है वो कौन सा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जो एड ऑन किया जाता है। सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन, फास्फोरस। सो द करेक्ट आंसर इज सल्फर। तो सल्फर के साथ जब वल्कनाइजेशन की जाती है तो जो रिजल्टेड रबर होता है वो स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, और ज्यादा रेजिस्टेंट होता है एब्रेजन और इरोजन से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सल्फर। क्वेश्चन नंबर 14 इज द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज। हमने पहले डिस्कस किया, कैंसर ऐसी डिजीज है जो बहुत लार्ज स्केल पे फैल रही है, बहुत तेजी से फैल रही है। लाइफस्टाइल उसका रीजन मान लीजिए, या यूवी रेज मान लीजिए, बहुत उसके मल्टीपल कॉजेज हैं, कोई एक कॉज नहीं है। उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा पर्टिकुलर नोबल गैस जो है वो यूज की जाती है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। अब आपको पता है कि जब कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो सबसे पहले होती है या तो कीमोथेरेपी की जाती है, जिसमें मेडिसिन जो है वो इंजेक्ट की जाती है बॉडी में, या तो होती है सर्जरी, और लास्ट में होती है रेडियोथेरेपी।
है ना, रेडियोथेरेपी में कि कोई भी अगर पोर्शन, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है ना जो बहुत तेजी से फैलती है, अगर उसका एक छोटा सा भी पोर्शन रह गया तो वो बाकी ऑर्गन्स को बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर देता है। तो इसलिए लास्ट में रेडियोथेरेपी की जाती है कि जो भी पोर्शन रह गया उसे वहीं पे खत्म कर दिया जाए। तो रेडिएशन जो दी जा रही है, रेडिएशन में कौन सी नोबल गैस है, दैट इज रेडॉन। ठीक है, तो रेडिएशन से आप इजिली याद रख सकते हैं। ठीक है, रेडियोथेरेपी होती है रेडिएशन एंड द नोबल गैस इज रेडॉन। Question number 15, vitamin A is rich in, easy, very easy question, carrot, lime, beans or rice, and the correct answer is carrot. ठीक है, कैरेट में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है, इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है या फिर जीरोफ्थाल्मिया भी होता है। ठीक है, जिसमें जो ड्राइनेस ऑफ आईज कॉमनली उसका जो आप एक तरह से सिम्टम है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी किस चीज से डिसाइड होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, या सभी। ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है। और एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एटॉमिक मास। क्लियर है, तो केमिकल प्रॉपर्टी, किसी की भी अगर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी जाननी है तो वो एटॉमिक नंबर से होगी। और एटॉमिक नंबर क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट में पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों पाए जाते हैं, और बाहर शेल में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज डिसिपेटिव फोर्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी है जो डिसिपेटिव फोर्स है। डिसिपेटिव का मतलब होता है वो फोर्स जो डिक्रीज करती है पर्टिकुलर सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी। वो फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में यूज हो रही है तो वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस करती है। आपको बताना है इनमें से वो कौन सी फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से होती है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज की वजह से होती है, तो ये तो मैकेनिकल अब्रेजन्स या मैकेनिकल वियर एंड टियर नहीं करती। मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज ऑफ द मैग्नेट्स, मैग्नेटिक रिपेल और अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल कहें, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर इज फ्रिक्शनल। ठीक, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जिस भी ऑब्जेक्ट पे वो एक्ट कर रही है उसकी मैकेनिकल एनर्जी को जो है डिक्रीज कर देती है। और इसमें से आप एक और याद रखें कि सबसे वीकेस्ट फोर्स की अगर आप बात करें तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दो टाइप की फोर्सेस होती है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, है ना। कॉन्टैक्ट इज दोज जिसपे आपको दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है फॉर द फोर्स टू एक्ट। जैसे आप मस्कुलर फोर्स की बात कर सकते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल की बात करें, आपको कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, आप जितना मर्जी ऊपर बॉल फेंकें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, आप मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, दीज ऑल आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द वीकेस्ट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ अ रेजिस्टिव वायर इज इलोंगेटेड, इट्स रेजिस्टेंस। आपको बताना है कि अगर एक पर्टिकुलर वायर को खींच के लंबा कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उसकी एसआई यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, उसको किसमें मेजर किया जाता है। तो उसकी रेजिस्टेंस को क्या होगा, क्या वो डिक्रीज हो जाएगी, क्या वो सेम रहेगी, क्या वो इंक्रीज होगी, या ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बताऊं कि जो रेजिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। तो जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। साथ ही रेजिस्टेंस जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, जो उसकी थिकनेस होती है। तो जितने ज्यादा थिकनेस उतनी कम रेजिस्टेंस, जितनी कम थिकनेस उतने ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधा सीधा कि लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो अगर वायर को आप डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। ठीक है, इलोंगेट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स इज ड्यू टू, आपको बताना है जो फ्रूट्स हम खाते हैं वो मीठे होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच टाइप ऑफ शुगर। लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, राइबोज। अगेन आप टर्म से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रूट्स एंड फ्रक्टोज। ठीक है, लैक्टोज जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। राइबोज जो है वो आरएनए में है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और माल्टोज की अगर हम बात करें तो वो सिरप्स में, बहुत सारे सिरप्स में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है।
ठीक है। तो शुगर, ग्लूकोज की बात करें तो वो सिर्फ शुगर में नहीं है, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम दिन में खा रहे हैं, हर एक में किसी ना किसी फॉर्म में शुगर है। इसीलिए कहते हैं कि जो शुगर इनटेक है हमें रिड्यूस करना है, तो सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आप मीठा खाना कम कर दें, है ना। डायबिटीज के पेशेंट को खाली ये नहीं कहा जाता कि वो मीठा खाना कम करते हैं, और भी बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस रखी जाती हैं, है ना। उनको राइस भी कम करने होते हैं, उनको और भी कार्ब्स भी इंटेक कम करना होता है, क्योंकि हर जगह जो है किसी ना किसी फॉर्म में शुगर प्रेजेंट है। So the last question of today's session is, what type of mirror is used in a rear view mirror of a vehicle? vehicle का जो rear view mirror होता है, जिससे हम देख पाते हैं कि पीछे आने वाली गाड़ी कौन सी है, पीछे ट्रैफिक कौन सा है, वो कौन से टाइप का मिरर होता है? कन्वेक्स होता है, प्लेन होता है, कनकेव होता है कि पैराबोलाइडल मिरर होता है? सो द करेक्ट आंसर इज कन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये फॉर्म करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और साथ ही ये जो एक वाइडर एरिया देता है, वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो इमेज होती है ना, उसका साइज जो होता है वो डिमिनिश होता है, छोटा होता है। आप देखेंगे कि रियर व्यू इमेज में ये भी लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन देयर अपीयर, है ना, कि वो आपसे पास है, जितना आपको दिखाई दे रही है उससे ज्यादा आपसे पास है, क्योंकि जो साइज है, जो इमेज बन रही है वो छोटी है एक्चुअल साइज से, ताकि आपको एक वाइडर व्यू प्रोवाइड किया जा सके। क्योंकि अगर साइज बड़ा होगा ना, तो आपको सिर्फ एक व्हीकल पीछे से आता हुआ दिखेगा। छोटे साइज में दिखाई देता है तो वाइडर व्यू ले सकते हैं कि कितना ट्रैफिक आपके पीछे है। साथ ही इरेक्ट इमेज होती है, सीधी इमेज होती है, इसीलिए कन्वेक्स मिरर जो है वो यूज किया जाता है एज अ रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। आज हमने 20 और क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग जनरल साइंस। आई होप आपको ये एमसीक्यूज जो हैं अच्छे लगे होंगे और ये आपको हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन। So that is it from my side. Thank you very much. Take care and keep working hard.